हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ इनविंसिबल की एपिसोड 5th to 8th को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत हमें टाइटन से दिखाई जाती है, जो अपनी बेटी फियोना को स्कूल के लिए ड्रॉप कर रहा होता है। जो मोमेंट काफी स्पेशल होता है हर फादर के लिए, जो हम टाइटन की फेस से ही रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। जिसके साथ साथ उसे ड्रॉप करते ही हम आइसोटोप को वहाँ पहुँचता हुआ देख पाते हैं, जो उसे बताता है कि मिस्टर लियो ने उसे आखिरी वार्निंग दी है, अगर वो मल्टीपॉल को सुपर विलेन के प्रिजन से नहीं निकलवाएगा, वो भी जल्द से जल्द, तो ये चीज टाइटन की फैमिली के लिए अच्छी नहीं होगी, खास करके उसकी बेटी फियोना के लिए। अब वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मल्टीपॉल, जिसे जेल से निकलने की काफी घाई मची हुई है, उस कारण वो अपने काफी सारे डुप्लीकेट्स बना देता है, यानी कि मल्टीपॉल्स बना लेता है, जिस कारण उसकी बॉडी के प्रेशर से उसके सेल का डोर तो टूट जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो प्रिजन से निकल नहीं पाता, क्योंकि गार्ड्स वक्त पर पहुंच उसे पावर न्यूरिफाइंग यानी कि पावर स्टॉप करने का एक कॉलर पहना देते हैं, जिस कारण जितने भी मल्टीपॉल्स बाकी गार्ड से लड़ रहे होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। जिसके बाद उसकी बातचीत उसी की बहन से होती है, डुप्लीकेट से, जहां हम देख पाते हैं कि दोनों की पर्सनैलिटी ही अलग है। जहां मल्टीपॉल अपनी क्रिमिनल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर चुका है, तो वही डुप्लीकेट अभी भी जस्टिस में बिलीव करती है, और साथ ही जीडीए पर भी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हमें पता चलता है कि मल्टीपॉल ये सारी चीजें अपनी रजामंदी से नहीं कर रहा, बल्कि उसे ऐसा करने के लिए टॉर्चर किया गया है, क्योंकि बचपन में जब उसके फादर ने उन लोगों को निग्लेक्ट कर दिया था, तो जीडीए की कस्टडी में उन दोनों को रखा गया था, जहां जीडीए के साइंटिस्ट ने उन लोगों पर काफी एक्सपेरिमेंट किए, जिससे डुप्लीकेट तो निकल पाई, लेकिन मल्टीपॉल नहीं, क्योंकि उसे वो सारी चीजें काफी टॉर्चर लगती थी, जिस कारण ही वो आज जीडीए और साथ ही जस्टिस के अगेंस्ट है, और साथ ही साथ वो गलत रास्तों पर निकल पड़ा है। साथ ही बात करी ईव और मार्क की, तो उन दोनों ने डिसीजन लिया है कि एक खुद का अलग अपार्टमेंट रहकर उन्हें वहाँ रहना चाहिए और आगे की जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों के सामने फाइनेंशियली है, जिसके लिए ईव सजेस्ट करती है कि मार्क अपनी इनविंसिबल पावर का इस्तेमाल कर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे वो लोग एक मंथली इनकम स्टेबल करने में भी कामयाब हो गया। वही ईव इस प्लान को एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर देती है, वो भी सबसे पहले सुपर विलेन के प्रिजन में इनविंसिबल की सर्विस ऑफर कर। साथ ही हम फिर से टाइटन को मिस्टर लियो के प्रेशर के अंदर पाते हैं, जो उसका फेलो क्रिमिनल बॉस जरूर है, और साथ ही लीडर ऑफ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, वो एक ऑर्डर में चलती है, जिसे वो ब्रेक नहीं कर सकता, जो चीज उसका साथीदार इसे टॉप व्यू से समझाता है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, जिस कारण ना चाहते हुए हम देख पाते हैं कि टाइटन एक डिसीजन पर आ पहुंचता है, वो भी प्रिजन में अपने पुराने दुश्मन मशीन हेड से मिलकर, जो हेल्प मशीन हेड करने को तो तैयार है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि पहले सीजन में जो टाइटन ने उसे बिट्रेयल किया था, उसके बदले उसे इस जेल से आजादी चाहिए, तभी ही वो उसकी हेल्प करेगा, जिसके लिए ना चाहते हुए टाइटन अग्री कर जाता है और एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिस कारण वहाँ पहुँचने पड़ता है इनविंसिबल को, यानी कि मार्क को, जो सिचुएशन हैंडल तो हो जाती है, लेकिन टाइटन उसे लड़ता नहीं बल्कि बातचीत करता है, उसे यही बताते हुए कि मिस्टर लियो के प्रेशर के चलते सिटी एक नाइटमेयर बन सकती है, वो भी क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते, जिस कारण वो टाइटन को अरेस्ट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन मौका देखते ही टाइटन वहाँ से भाग निकलता है। पर उन लोगों की इन सारी बातों से मिस्टर लियो काफी चिढ़ जाते हैं, और हम देख पाते हैं उनका एक अलग अवतार। जी हाँ, मिस्टर लियो जो एक इंसान है, वो एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और मैटर खुद के हाथ में लेने का डिसीजन बनाते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द मल्टीपॉल को जेल से निकाल पाए। और वही टाइटन का साथी इसे टॉप भी अब मिस्टर लियो का साथी बन जाता है और टाइटन को बिट्रे कर देता है, जिस कारण लियो टाइटन पर हावी पड़ जाता है और ऑलमोस्ट ड्रैगन के फॉर्म में उसे उसके ही अपार्टमेंट की काफी ऊंचाइयों से नीचे फेंक देता है, जिसे देख हमें ऐसा लगता है कि वो अब नहीं बचेगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मिस्टर लियो सीधा पहुंच जाते हैं सुपर विलेन की प्रिजन, जहां वो मल्टीपॉल को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जहां उनका सामना न सिर्फ इनविंसिबल से होता है बल्कि ईव से भी। लेकिन ईव पहुंचती है मल्टीपॉल को रोकने के लिए, ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल की जाए। अब वही हम देख पाते हैं कि इनविंसिबल काफी कोशिश कर रहा है कि वो एनी हाउ मिस्टर लियो के ड्रैगन फॉर्म को रोक सके, पर हम देख पाते हैं कि मिस्टर लियो ड्रैगन के फॉर्म में काफी ताकतवर है। वही जब मार्क और ईव दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं, तो
मल्टीपॉल के डुप्लीकेट को ईव पकड़ने में कामयाब होती है, लेकिन ओरिजिनल मल्टीपॉल वहाँ से निकल जाता है। साथ ही हम टाइटन के हेंचमैन इस टॉप को देख पाते हैं जो मशीन हेड को उसके सेल से आजाद कर देता है। तो वही मशीन हेड अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाते हुए मिस्टर लियो की बॉडी के पास पहुंचता है जो फिलहाल बेहोश पड़ी है और उनकी सोल फिलहाल लड़ने में बिजी है मार्क के साथ। जिस अपॉर्चुनिटी को मशीन हेड ने ग्रैब कर लिया है और वो लियो को शूट कर देता है, जिससे मार्क को तो हेल्प हो जाती है क्योंकि मिस्टर लियो का वो ड्रैगन फॉर्म भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर इससे मशीन हेड पावरफुल बन चुका है और मिस्टर लियो की जगह ले चुका है। जी हाँ, अब वो क्राइम बॉस है दी ऑर्डर का, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद आगे अच्छे नहीं होंगे। वही हम मार्क और ईव को भी देख पाते हैं जहाँ मार्क काफी हैरान है क्योंकि जब भी वो किसी की हेल्प करने के लिए पहुँचता है तो उसे किसी और का ही फायदा हो जाता है, जिस कारण वो दोनों ये डिसीजन लेते हैं कि फिलहाल के लिए वो इन सारी चीजों को छोड़ अपनी रिलेशनशिप और फैमिली पर फोकस करेगी। वही हम मशीन हेड को देख पाते हैं जिसने ऑर्डर को कंट्रोल करना स्टार्ट कर लिया है इस सोच के साथ कि अब लियो नहीं बचा। लेकिन इस एपिसोड के क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि लियो सरवाइव कर चुका है क्योंकि उसकी बॉडी में हम उसकी ड्रैगन सोल को जाता हुआ देखते हैं। साथ ही टाइटन ने अपनी क्रिमिनल लाइफ को छोड़ने का डिसीजन बना लिया है, लेकिन मशीन हेड के चलते शायद ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद बड़ी 6th एपिसोड की तरफ तो हमें दिखाई जाती है फिर से नोलन और मार्क की शिकागो वाली फाइट, जिस फाइट के कारण एक फैमिली को कोलेटरल डैमेज हुआ है, यानी कि स्कॉट नामक एक शख्स ने अपनी बहन और अपनी नीस को उन दोनों यानी कि मार्क और नोलन की फाइट के कारण खो दिया था, जिस कारण वो जस्टिस ढूंढता रहा पर उसे कहीं नहीं मिला और उसने रिवेंज लेने का यानी कि फैसला खुद के हाथ में लेने का डिसीजन बना लिया। और ऐसे ही करते उसने जीडीए में एक साइंटिस्ट की पोजीशन हासिल कर ली जहाँ से उसने एक एडवांस बायो कैपेसिटर चुरा लिया ताकि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को और इंक्रीज कर सके और उसकी पावर की मदद से वो मार्क से बदला ले सके। जी हाँ, उसकी काइनेटिक एनर्जी उस बायो कैपिटल की मदद से एक इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो सकती है, जिससे वो मार्क को पब्लिकली चैलेंज कर उसे हरा भी सकता है, जो मानना स्कॉट का है। और अब वो पूरी तैयारी कर रहा है कि नोलन की सजा मार्क भुगतेगा। और जब वो ये सारी चीजें कर रहा था तो वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मार्क अपने भाई ओलिवर को ट्रेन कर रहा है कि वो किस तरीके से एक प्रॉपर सुपर हीरो बन सकता है। पर उस ट्रेनिंग के बाद वो अपने भाई से अपने फादर के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि उसने लोगों को न जाने कितनी बार बचाया है, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शन से उन लोगों ने उसके फादर को एक विलन ठहरा दिया, ऐसा क्यों? जिसका जवाब हम देख पाते हैं कि न ईव के पास प्रॉपर होता है और न मार्क के पास, जिस कारण वो लोग उसे ठीक तरीके से उसका जवाब नहीं देते। और फिर क्या हम देख पाते हैं कि ईव मार्क की पूरी फैमिली के साथ बैठ डिनर कर रही होती है, जिसके दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि शिकागो में मरे हुए सभी लोगों के लिए एक मेमोरियल रखा जाता है, जिसमें मार्क को भी इनवाइट किया है, जहाँ जाना उसे पसंद नहीं आ रहा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वहाँ बैठे हुए सभी लोगों के लिए ये काफी दर्दनाक होगा। लेकिन ईव उसे काफी अच्छे से समझाती है, यही कहते हुए कि वो भी एक विक्टिम है तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेमोरियल में हम देख पाते हैं कि पावर प्लेक्स यानी कि स्कॉट अपना रिवेंज लेने के लिए पहुंच जाता है और सभी के सामने वो मार्क को चैलेंज करता है, जिसे एक्सेप्ट तो उसने कर लिया है लेकिन ईव उसे शांत कर देती है। वही जीडीए पहुंच पावर प्लेक्स यानी कि स्कॉट को रोकने में कामयाब होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ट्रांसपोर्ट के दौरान वो खुद को कैद से आजाद करने में कामयाब होता है। पर उसे फिर से पकड़वाने के बाद मार्क को वो खुशी महसूस नहीं होती जो उसे हर बार विलेंस के साथ लड़कर और उन्हें पकड़वा कर होती है, बल्कि उसे ये समझ आता है कि सिसिल ने एक्चुअल चीजें उसे अभी तक छुपा कर रखी थी, क्योंकि वो लोग लड़ तो लेते हैं सुपर विलेन से लेकिन उसमें खामियाजा भुगतना पड़ता है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को। जो सेम चीज स्कॉट और उसकी फैमिली के साथ भी हुई है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि स्कॉट फिर से जेल से भाग चुका है और डोनाल्ड ने उसे बताया है कि इस बार उसने बेकी यानी कि उसी की वाइफ और बेटे को किडनैप कर लिया है, जिसे बचाने के लिए इनविंसिबल खुद जाने का डिसीजन बनाता है। पर उसके पास पहुँचते ही हम देख पाते हैं कि स्कॉट की जो पावर है काफी ज्यादा हो चुकी है, जिसे खुद भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी पावर के चलते अपनी फैमिली को भी खो देता है, जैसे अब वो पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन उसका रिवेंज मार्क की तरफ अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कैद करने से पहले वो फिर से उसे कहता है कि फिर से जेल से भागने के बाद वो मार्क के लिए जरूर आएगा। साथ ही एपिसोड खत्म होने से पहले हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रोन मार्क पर नजर रख रहे थे वो और किसी का नहीं बल्कि एंगस्ट्रॉम का है, जिसने मार्क के काफी सारे वेरिएंट्स को अलग अलग मल्टीवर्स से लाकर एक साथ गैदर कर दिया है। जिसके बाद 7th एपिसोड में हमें फिर से एंगस्ट्रॉम और इनविंसिबल की वही फाइट दिखाई जाती है, जहां मार्क को लगा था उसने एंगस्ट्रॉम को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है, क्योंकि दूसरे
दूसरे टेक्नीशियन यूनिवर्स में उसकी मुलाकात एक एडवांस साइबरनेटिक सर्जन से हुई जिसने उसे हील कर दिया। जो हील होने के साथ साथ उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी और पावर भी जनरेट कर दी गई, जिस वजह से ही उसने डिफरेंट यूनिवर्स के इनविंसिबल को एक साथ गैदर कर लिया है। अब बात करें एंगस्ट्रॉम की एक्चुअल मिशन की, तो उसका सिर्फ यही मिशन है कि जिस यूनिवर्स में मार्क अभी रह रहा है उस यूनिवर्स में सभी लोग इनविंसिबल से नफरत करें, जिसके लिए वो काफी सारे इनविंसिबल भेजता है ताकि अर्थ पर डिस्ट्रक्शन फैलाया जाए, जिसे फैलाने में वो लोग कामयाब भी होते हैं। साथ ही उन लोगों का मिशन भले ही अलग अलग है, मानो जैसे किसी को फैमिली चाहिए तो किसी को फैमिली से रिवेंज, या फिर किसी को उसके लव्ड वन वापस चाहिए, या फिर उन्हें क्योस का मजा लेना है, लेकिन सभी का मोटिव इस यूनिवर्स का मार्क ही है, जिस वजह से एंगस्ट्रॉम कामयाब हुआ है उन्हें एक साथ गैदर करने में। और वही जब मार्क अपने यूनिवर्स में ईव से बातचीत कर रहा होता है तो काफी सारे इनविंसिबल वर्ल्ड पर इन्वेजन कर देते हैं, जिससे कोलेटरल डैमेज काफी होना शुरू हो जाता है और इनविंसिबल एज पर द प्रॉमिस सीधा पहुंचता है सुपर विलेन के प्रिजन के पास, जहां उसका सामना खुद ही के दूसरे वर्जन से होता है। साथ ही इतने सारे मार्क यानी कि इनविंसिबल देख कैप्स इनके भी सुपर हीरोज वर्ल्ड को बचाने के लिए आ पहुंचते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ओरिजिनल मार्क को ही हम शक्ल समझ उस पर हमला कर देते हैं। वही दूसरी तरफ रेक्स और रे अपनी नई लाइफ शुरू करने का डिसीजन बना रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इन्वेजन हो जाता है दूसरे यूनिवर्स की मार्क का। जहाँ रेक्स लड़ने को तैयार है तो वही रे जिसने एक रिटायर्ड लाइफ चुननी है। साथ ही हम देख पाते हैं कि डेबी और ओलिवर भी ये सारी चीजें टीवी पर बैठकर देख रहे होते हैं, जिस वजह से ओलिवर अपने भाई की हेल्प करने के लिए निकलता है, वो भी उसकी मॉम के मना करने के बावजूद भी। साथ ही हम देख पाते हैं कि पेंटागन पर मार्क का एक वेरिएंट अटैक कर देता है, पर जीडीए का सीक्रेट वेपन रीएनिमेंट उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि सेसिल काफी घायल हो चुका है, जिसके साथ साथ डोनाल्ड की साइबरनेटिक बॉडी भी नजर आ रही है। और वही जीडीए पर जहां मार्क के वेरिएंट्स ने हमला कर दिया है तो सभी लोग उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन सभी सरवाइव नहीं कर पाते, जिनमें सैमसन बुरी तरह घायल है। साथ ही शेप स्मिथ अपनी बॉडी को रीजनरेट कर देता है, और वही केट जिसकी डुप्लीकेट बॉडी तो खत्म हो चुकी है लेकिन ओरिजिनल बची है, वही इमॉर्टल जो फिर से बिहेडेड हो चुका है, पर उसे जैसे कि हमें पता ही है कि वापस रीजनरेट किया जा सकता है। साथ ही ग्रिसन हाउस होल्ड तक भी एक इविल मार्क यानी कि उसका वेरिएंट पहुंच चुका है, पर डेबी सेफ है क्योंकि वो पॉल के घर पर है। साथ ही विलियम और रिक एक इविल मार्क का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन जिसमें रिक जीडीए की दी हुई पावर्स का पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा है। और वही टीम हेडक्वार्टर में मार्क का एक इविल वेरिएंट पहुंच चुका है, जहां रेक्स को समझ आ जाता है कि मार्क को रोकने का उसके पास कोई और रास्ता नहीं, जिस वजह से वो रूडी मॉन्स्टर गर्ल और बुलेट प्रूफ को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस दे देता है, वो भी खुद की बॉडी का एक्सप्लोजन कर। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वॉर लगभग 3 दिनों तक कंटिन्यू रहती है, जिसके बाद फाइनली मार्क के पास सेसिल पहुंच उसे बताता है कि एंगस्ट्रॉम वापस लौट चुका है। साथ ही मार्क के दूसरे वेरिएंट्स उसके फेक प्रॉमिसेस से थक चुके हैं और साथ ही उसके अगेंस्ट भी हो गए हैं। और जैसे ही इस बात की भनक एंगस्ट्रॉम को लगती है तो वो एक पोर्टल ओपन कर उन सभी को वेस्टलैंड में भेज देता है, पर मौका देखते ही वहाँ इसी यूनिवर्स का मार्क आ पहुँचता है और उसका सामना करने लगता है। लेकिन वही जब मार्क एंगस्ट्रॉम को नियरली मारने ही वाला होता है तो वो थोड़ा हेसिटेट कर जाता है, जहाँ ओलिवर उसे एंगस्ट्रॉम को खत्म करने के लिए अर्ज कर रहा होता है, लेकिन मार्क करे उससे पहले ही एंगस्ट्रॉम एक पोर्टल ओपन कर सीधा टेक्नीशियन की यूनिवर्स में पहुंच जाता है, पर उस कारण उसका एक हाथ कट चुका है और उनकी यूनिवर्स में पहुंचते ही वो साइबरनेटिक सर्जन से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, वो भी हेल्प नहीं बल्कि ऑर्डर करने के लिए कि वो लोग उसे फिक्स करें। पर हम देख पाते हैं कि वो सभी उसे रिफ्यूज कर देते हैं और उसकी डिमांड को मानने से मना कर देते हैं, जिसके साथ साथ उन लोगों ने उसे बंदी बना लिया है और उसे अपनी सजाएं वही काटनी होगी। और अब जबकि मार्क थोड़ी रिलीफ की सांस लेता है यही सोचते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ईव काफी घायल हो चुकी है जिससे वो थोड़ा उदास है, लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि स्कॉट यानी कि पावरप्लेक्स उस पर हमला कर देता है और उसका मानना यही है कि ये सारी चीजें मार्क के कारण हुई, पर उसे ओलिवर और मार्क मिल ओवर पावर करने में कामयाब होते हैं। साथ ही मार्क ईव की हालत देख काफी परेशान है, तो ईव की फैमिली पहुंच उसे उस बात के लिए ब्लेम कर रही होती है, लेकिन ईव की मॉम थोड़ी सपोर्टिव है। साथ ही फिर से जीडीए एक साथ आ चुकी है, जहाँ सेसिल अब ये चाहता है कि फिर से मार्क उन लोगों का लीडर बन जाए, लेकिन मार्क उसे मना कर देता है यही कहते हुए कि वो एक टीम संभालने के फिलहाल काबिल नहीं है, क्योंकि काफी कुछ उसके कारण हो चुका है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है तो उसके सामने एक नया खतरा खड़ा होता है जो और कोई नहीं विल्ट्रम
विल्ट्रामाइट्स का है। जी हाँ, हम देख पाते हैं कि एक एज विल्ट्रामाइट जिसका नाम कॉन्क्वेस्ट है, वो माँ के सब्जेक्शन को अर्थ पर सर्वे करने के लिए आया है, लेकिन उसके काम से वो काफी डिसअपॉइंट होता है और माँ जो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन और मौत देख काफी परेशान हो चुका है, वो सीधा कॉन्क्वेस्ट पर हमला कर देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि पूरे एपिसोड में मार्क कॉन्क्वेस्ट से बुरी तरह पीटा जाता है, जिसमें उसकी हेल्प करने के लिए ओलिवर पहुंचता है, जिसे भी कॉन्क्वेस्ट ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन मार्क वक्त रहते उसे बचाने में कामयाब होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ईव को फाइनली होश आ चुका है, जो लगभग हफ्तों से हॉस्पिटल में थी और उठते ही वो सबसे पहले मार्क के बारे में पूछती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसकी फैमिली उसे यही देती है कि वो ठीक है, लेकिन उसी दौरान उसकी नजर टीवी पर पड़ती है, जहाँ वो मार्क और कॉन्क्वेस्ट की फाइट देख पाती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि मार्क उससे अकेले नहीं लड़ पाएगा, जिस कारण वो उसका साथ देने का डिसीजन बनाती है, वो भी सिसिल के मना करने के बावजूद भी, और सीधा कॉन्क्वेस्ट के सामने मार्क को डिफेंड करने के लिए पहुंचती है, जहां वो ऑलमोस्ट कामयाब तो होती है, लेकिन कुछ मोमेंट के लिए उसकी भी मौत हो जाती है, जिससे मार्क परेशान हो जाता है और कॉन्क्वेस्ट पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है, जिसे देख कॉन्क्वेस्ट हैरान है, लेकिन फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो भी तब जब ईव वापस लौट आती है और हमें पता चलता है कि ईव फिलहाल टेम्परेरीली रिलीज हो चुकी है उसके मेंटल ब्लॉक से, जिस कारण वो अपनी पावर को बिना किसी कंडीशन या फिर बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर सकती है, और हम देख पाते हैं कि उस कारण वो अपनी न सिर्फ बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करती है, बल्कि कॉन्क्वेस्ट की पूरी बॉडी स्किन को वो बर्न कर देती है, जिससे कॉन्क्वेस्ट चिढ़ जाता है और वो ईव को मारने का डिसीजन बना लेता है, लेकिन मार्क इस बार ऐसा होने नहीं देगा, जिस वजह से वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है कॉन्क्वेस्ट को खत्म करने के लिए, और फाइनली उसे खत्म करने में वो कामयाब होता है, जिसके 3 दिनों बाद मार्क की आँख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ ईव उसे मिलने के लिए पहुंचती है, जिसे देख वो रिलीफ महसूस करता है, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी मॉम भी वहाँ पहुंची है, जो उससे माफी मांगती है, क्योंकि ये सारी चीजें उसी के कारण हो रही है, लेकिन मार्क अपनी मॉम को शांत करता है, यही कहते हुए कि वो जो सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो एक काफी अच्छी मदर रही है। साथ ही साथ वो अपने भाई ओलिवर से भी माफी मांगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि ओलिवर ने जो उससे कहा था कि वो हर बार सही नहीं हो सकता, वो सच था, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से ओलिवर ने जब मॉलर ट्विंस को खत्म किया था तो ओलिवर को उसने ऐसा करने से मना किया था, लेकिन अब जब उसके सामने रियल थ्रेट मौजूद था तो उसे समझ आ गया कि ओलिवर भी सही है, और फिर सभी लोग रेक्स के फिनरल अटेंड करते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि रूडी ने उसे ऑनर करने के लिए रेक्स का नाम अपना लिया है। साथ ही ईव भी रेक्स के लिए बोलने के लिए खड़ी होती है, पर ताकत नहीं जुटा पाती, और वही जब वर्ल्ड रीबिल्ड हो रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि लिविंगस्टोन एक आर्मी बिल्डअप कर रहा है, जहां हम सीक्रेट पजेस्ड ह्यूमन को देख पाते हैं जो सिटी के नीचे ही पनप रहे हैं, और उसी के साथ साथ एक एलियन ग्रुप बैटल बीस्ट को ढूंढने में कामयाब होता है। साथ ही टेक्नीशियन जिन्होंने एंगस्ट्रॉम को फिर से इस बार ठीक किया है ताकि वो लोग उसकी हेल्प ले सके वर्ल्ड को क्लेम करने के लिए या फिर उनके लिए एक नई जगह ढूंढने के लिए। साथ ही सिसिल ये रिवील करता है डोनाल्ड से कि उसने मार्क के सामने जरूर ये दिखाया कि कॉन्क्वेस्ट मर चुका है, लेकिन फिलहाल अभी भी उसने उसे अंडरग्राउंड प्रिजन में कैद रखा है, जहाँ वो हाईली इंजर्ड है, पर फिलहाल ठीक होने के बाद वो उस कॉन्क्वेस्ट से इंटेरोगेशन करेगा ताकि वो विल्ट्रामाइट्स के एम्पायर और उनकी वीकनेस के बारे में जान सके। और सीजन के एंड की तरफ हम देख पाते हैं कि एक डेमोनिक एंटिटी जिसका नाम डार्क ब्लड है, वो एक रिचुअल परफॉर्म करता है, जिस रिचुअल से वो समन करता है एक बीस्ट को, जिससे उसे फाइनली हेल की थ्रोन वापस मिलने में एक हेल्प हो सकती है। साथ ही अर्थ पर उनकी एग्जिस्टेंस एक अनइमेजिबल पावर को फोर्स करती है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में इनविंसिबल का सामना हेल की एंटिटी से होगा, जो अर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर अपनी डार्कनेस वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।